तो दोस्तों वेलकम टू एशियन ड्रामा एक्सप्लेन। मैंने ऑलरेडी द साइलेंट वाइफ के 2 पार्ट को एक्सप्लेन कर दिया है, जिनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर दूंगी, आप लोग वहां से जाके चेक कर लीजिएगा। तो हमने देखा था कि सॉन्ग कार में आता है, जहां पे उसे मिलता है एक इनविटेशन कार्ड, जिसपे वो देखता है कि उसकी वाइफ और उसके लिए एक पार्टी में इनविटेशन है, जो कि लिन की फैमिली से आया था। जिसे देख के वो शॉक हो गया था कि आखिर लिन की फैमिली उसकी वाइफ को क्यों बुलाना चाहती है पार्टी में। अब ये सॉन्ग को लेकर आ जाता है लिन के पास। वहीं पर इनकी दादी आ जाती हैं और बोल रही होती हैं शैन से कि तुम्हें शर्म नहीं आती है, सॉन्ग तुम्हारी वाइफ है और तुम अपनी वाइफ का खून कैसे यूज़ कर सकते हो एक दूसरी लड़की के लिए। मानती हूँ कि लिन की ज़िंदगी अभी खतरे में है, वो कोमा में है, पर इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि तुम मेरी बहू का खून निकाल के यूज़ करोगे दूसरी लड़की की सलामती के लिए। जिस पे वो बोलता है कि आप भूलिए मत, ये वही लड़की है जिसके फादर के कारण लिन की ये हालत है और इसके पापा के कारण लिन आज तक कोमा में है। वो ये भी कहता है कि दादी मुझे पूरा यकीन है कि लिन ही वो लड़की है जिससे मैं प्यार करता हूँ। ये सुन के दादी को गुस्सा आता है तो वो थप्पड़ मार देती हैं शैन को और कहने लगती हैं कि तुम्हारे जैसा नालायक पोता नहीं चाहिए मुझे। वैसे भी जो गलती तुम्हारे पिता ने की थी वही गलती तुम कर रहे हो। तुम्हारे फादर भी उसकी वाइफ को छोड़ के किसी और को ले आए थे और तुम भी वही गलती को दोहरा रहे हो। अब ये सुन के शैन तो कुछ नहीं कहता और चुपचाप वहीं पे खड़ा रहता है। फिर दादी सॉन्ग का हाथ पकड़ती हैं और बोलती हैं कि तुम मेरे साथ घर चलो। शैन को भी कहती हैं कि तुम भी मेरे साथ घर चलो, मुझे तुम दोनों से कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। अब दादी वहाँ से चली जाती हैं तो शैन जाके लिन का ख्याल रखता है और बोलता है कि मैं कल आऊँगा तुम्हारा बहुत अच्छे से ध्यान रखने के लिए। अभी मुझे दादी घर पे बुला रही हैं तो मैं घर पे जा रहा हूँ। लिन तो कोमा में होती है पर शैन उसे ऐसा ट्रीट करता है जैसे कि वो जागी हुई है और वो हमेशा एक ही उम्मीद में है कि जल्दी से लिन जाग जाए, जिससे उसका पीछा छूट जाएगा सॉन्ग से। हम देखते हैं घर का सीन, जहाँ पे दादी इन दोनों को चिल्ला रही होती हैं कि तुम दोनों की शादी को कितने साल हो गए हैं और अभी तक तुमने मुझे कोई गुड न्यूज़ नहीं दी है और तुम्हारा अच्छे से ध्यान भी नहीं रखता मेरा ये पोता। मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें बहुत सारी शिकायतें होंगी इससे और मुझसे, लेकिन उसके लिए आई एम सो सॉरी। अब मैं आ गई हूँ ना, मैं तुम्हारा पूरा ध्यान रखूँगी और मेरे बेटे को तुम्हें बुली नहीं करने दूँगी। जिस पे वो बोलती है नहीं दादी ऐसी कोई बात नहीं है। तो दादी बोलती हैं कि आज तुम लोग एक काम करो, अपना रिलेशनशिप पब्लिक कर दो। मैं सच में चाहती हूँ कि लोग पहचानने लगे कि सॉन्ग ही तुम्हारी रियल वाइफ है और मेरी बहू है, जिससे किसी की हिम्मत नहीं होगी उसे बुली करने के लिए। सॉन्ग तो काफ़ी उदास होती है क्योंकि वो अच्छे से जानती है कि शैन ऐसा नहीं करेगा। शैन भी कुछ नहीं कहता और चुपचाप दादी की बातों को टालता है। शैन कहता है कि काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है, अब हम लोग घर निकलते हैं और आप भी जाके आराम कर लीजिए। जिस पे वो बोलती हैं कि मैं कहीं नहीं जा रही, आज से मैं तुम दोनों के साथ ही रहूँगी और कोशिश करूँगी कि तुम दोनों का रिश्ता अच्छे से बना रहे। अब ये दोनों काफ़ी शौक होते हैं क्योंकि दादी तो सच में इन दोनों को एक ही रूम में बैठालना चाहती हैं और इन दोनों को बोलती हैं कि तुम लोग अपने रूम में जाओ, मैं तुम लोग से वहीं मुलाकात करती हूँ। अब दादी के सामने तो ये लोग उठ के चले जाते हैं, लेकिन मन में सोचते हैं कि दादी को तो अभी ये भी नहीं पता है कि इनका कोई कॉमन रूम नहीं है, ये लोग अलग अलग रूम में रहते हैं। अब ये लोग एक रूम में आ जाते हैं जहाँ पे सॉन्ग बोलती है कि आगे क्या करना है। कहता है कि मेरे नहाने से पहले ही तुम यहाँ से चली जाना, मुझे नहाने के बाद तुम यहाँ पे दिखना नहीं और याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दादी तक ये बात नहीं पहुँचनी चाहिए कि हम दोनों साथ नहीं हैं। अब ये गेट खोलती है बाहर जाने के लिए, लेकिन इसे पता नहीं होता कि दादी तो बाहर ही बैठी हैं। तो जैसे ये गेट खोलती है तो दादी बोलती है क्या हो गया सॉन्ग, तुम्हें नींद नहीं आ रही है क्या? तो वो बोलती है कि मुझे भूख लगी थी तो मैं बस खाना खाने के लिए ही आ रही थी, लेकिन अब मुझे भूख नहीं लगी है तो मैं सोने के लिए जा रही हूँ दादी। जिस पे वो बोलती हैं ठीक है तुम अंदर चले जाओ और तुम और सॉन्ग आज बहुत अच्छे से अपनी नाइट को स्पेंड करना। अब ये गेट लगा लेती है। दादी बोलती हैं अपनी सर्वेंट से आज तुम देखना, आज तुम मुझे अपना परपोता मिलकर ही रहेगा। अब ये शैन भी बाहर आके देखता है कि दादी गई कि नहीं। तो दादी बोलती है क्या हुआ शैन, तुम ये चेक करने के लिए आए हो कि मैं यहाँ पर बैठी हूँ कि नहीं? तो ये गेट लगा लेता है और अंदर आके बोलता है उससे कि अब तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि दादी तो ऐसा लगता है कि रात भर यहाँ से हटने वाली नहीं है। तो बोलती है कि मुझे क्या करना होगा तुम मुझे बताओ। तो इसे लेकर आता है और बोलता है कि तुम्हें मेरे साथ कॉपरेशन करना होगा और जैसा मैं कहूँ तुम बिल्कुल वैसा ही करना। तो ये इसके काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आने लगता है और दादी बाहर बैठ के अपनी सर्वेंट से बोलती हैं कि क्या पता आज ये दोनों कुछ करेंगे भी या नहीं। अंदर शैन अपनी बुक्स को पढ़ता रहता है और उसने सॉन्ग को एक काम पे लगाया होता है। सॉन्ग बिस्तर पे उछल कूद कर रही होती है जिससे दादी तक बेड की आवाज़ पहुँचे और दादी यहाँ से जल्दी चली जाए।
सॉन्ग बहुत देर से जंप कर रही होती है बेड पे, तो वो बोलती है कि मैं अब और नहीं कर सकती, मेरे सीने में और मेरे घुटनों में दर्द होने लगा है, मेरे पैर बहुत दुख रहे हैं। लेकिन वो बोलता है कि तुम जंप करती रहो, जब तक मैं ना कहूँ तुम रुकना नहीं। तो ये वापस से कंटिन्यू करती है जंप करना। यहाँ पर दादी सब कुछ सुन लेती हैं कि फाइनली बेड की आवाज़ आने लगी है, तो वो अपनी सर्वेंट से बोलती हैं कि अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, इन दोनों बच्चों को अकेले छोड़ देना चाहिए। अब ये इसे रुकने के लिए बोलता है और कहता है कि दादी पक्का चली गई होंगी, तुम अपने रूम में जाओ सोने के लिए, कल तुम्हें मेरे साथ पार्टी में भी जाना है। सुबह हो जाती है तो ये जाके असिस्टेंट से मिलती है, जिस पे वो पूछती है क्या मेरी माँ ने कभी भी शैन से कुछ पैसे उधार लिए हैं, ये चीज़ तुम्हें पता है, और कितने लिए हैं तुम प्लीज़ मुझे बताओ। असिस्टेंट बोलता है कि आपकी मॉम ने 2000 यॉन जो है बोरो किए हैं सर से, लेकिन ये बात आपको मुझसे नहीं सर से पूछनी चाहिए। तो बोलता है कि टाइम हो गया है, मुझे मिस्टर शैन को पिक करना है। अब यहाँ पर खड़ी रहती है और काफ़ी दुखी होती है कि आखिर उसकी मॉम ने उधार क्यों लिया। तो ये अपनी मॉम से मिलने के लिए उनके घर आती है। वो देखती है कि उसकी मॉम तो जुआ खेल रही हैं और उसे गुस्सा आ जाता है कि मॉम दूसरों से उधार लेती हैं और अपने ही बारे में नहीं सोचती और सारे पैसे जुआ और सट्टा वगैरह में उड़ा देती हैं। तो वो जल्दी से गुस्से में जाती है और वो बोर्ड को पलटा देती है। अब जितने भी लोग यहाँ पे खेल रहे होते हैं वो डर जाते हैं कि आखिर इस ना बोलने वाली लड़की ने ऐसी हिम्मत कैसे कर ली, और वहाँ से भाग जाते हैं। अब वो अपनी मॉम से बोलती है कि ऐसा आप कैसे कर सकती हो, आपने शैन से उधार क्यों लिया। तो उसकी मॉम बोलती है कि मैं उससे उधार क्यों नहीं ले सकती, वैसे भी मैंने उससे 2000 यॉन ही तो लिए हैं और मैं उसकी सास हूँ, ये सब मेरा हक है। यहाँ पे एक लड़का आता है जो कि गुंडा होता है, उसकी मॉम ने इससे भी उधार लिया होता है। ये शहर का जाना माना गुंडा है। तो उसकी मॉम डर जाती है और बोलती हैं कि ये मेरी बेटी है, इसके पास बहुत पैसे हैं, इसकी शादी एक वेल्दी मैन से हुई है। तो बोलता है कि मुझे क्या करना है, इसकी शादी किसी से भी हुई हो, तुम्हें मेरा पैसा लौटाना पड़ेगा और जो टाइम मैंने तुम्हें दिया था वो कंप्लीट होने वाला है। तो उसकी मॉम बोलती हैं कि प्लीज़ तुम कुछ मुझे कह दो, मैं तुम्हें पक्का दूसरी टाइम लौटा दूंगी जब तुम आओगे। तो बोलते हैं कि नहीं, मुझे अभी आपसे पैसे चाहिए। फिर वो सॉन्ग की तरफ देखता है और बोलता है कि ये आपकी लड़की है, सुंदर तो बहुत ज़्यादा है। तो वो उसके ऊपर चाकू वगैरह फेरने लगता है और उसे गंदी नीयत से देखता है। तो वो उससे कहती है कि प्लीज़ मेरी बेटी को जाने दो। तो बोलता है कि हाँ मैं जाने दूंगा और तुम्हें टाइम भी दे दूंगा यदि तुम्हारी ये लड़की मेरे कुछ आदमियों को एंटरटेन कर सके। जिस पे वो बोलती है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी और थप्पड़ मार देती है उस गुंडे को। बाद में ये देखता है कि सॉन्ग के हाथ में तो एक एक्सपेंसिव रिंग है, तो वो उस रिंग को छीनने लगता है। इतने में शैन आ जाता है और धक्का मार देता है उस गुंडे को और खूब पिटाई करता है और उस गुंडे से कहता है कि तुम मेरे ऑफिस आ जाना, जितना भी तुम्हारा पैसा बाकी है वो सब मैं लौटा दूंगा और अगली बार मेरी सासू मॉम और मेरी वाइफ की तरफ आंख उठा के भी मत देखना, वरना मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूंगा। जिससे वो गुंडा वहाँ से डर के मारे भाग जाता है। फिर इसकी मॉम नाटक करने लगती है शैन के सामने कि उन्हें बहुत परवाह हो शैन की। वो थैंक यू कहती हैं और बोलती हैं कि प्लीज़ तुम मेरी हेल्प करना। जिस पे वो बोलता है हाँ कि मैं आपकी हेल्प करूँगा सासू मॉम, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। अब पार्टी का सीन देखते हैं हम। ये दोनों पार्टी में आ जाते हैं तो सभी लोग शॉक होते हैं कि शैन के साथ ये कौन लड़की है, शैन आखिर किसी लड़की को अपने साथ क्यों लाया है। वहीं लिन की बहन को दिखाया जाता है जिसका नाम शिंगलैन होता है। तो वो पास आके बोलती है शैन से कि मैंने आपको बहुत मिस किया और आप इस लड़की को हमारे साथ लेके क्यों आ रहे हो, ये हमारी पार्टी में क्या कर रही है। सॉन्ग इस पार्टी में नहीं आ सकती, इसके पापा के कारण ही मेरी बहन कोमा में है। और वो सॉन्ग के साथ बदतमीजी करने लगती है। अब यहाँ पे सॉन्ग खड़ी होती है तो शिंगलैन बोलती है कि भूलना मत कि तुम्हारे पापा के कारण ही मेरी बहन की डेथ हुई है, तुम मुझसे माफ़ी मांगो, वैसे भी तुम्हें माफ़ी मांगनी होगी मुझसे, मेरे पूरे परिवार से। जिस पे सॉन्ग बोलती है कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी क्योंकि मेरे फादर ने कुछ भी गलत नहीं किया है और मैं ये चीज़ प्रूफ कर दूंगी। तो बोलती है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, तुम्हें माफ़ी मांगनी होगी और अपने घुटनों पे आकर माफ़ी मांगो, तभी मैं तुम्हें माफ़ करूंगी। वहाँ पर एक वेटर आके सॉन्ग के पैर में धक्का मारता है तो वो घुटने के बल नीचे गिर जाती है। तो सभी हंसने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे शैन की सिस्टर आ जाती हैं जो बोलती हैं शिंगलैन से कि तुम मेरी भाभी को बुली नहीं कर सकती हो। मेरी ग्रैंड माँ यहाँ पर नहीं आ पाई क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब है, इसलिए उन्होंने भाभी को भेजा है उनकी जगह पर और मैं यहाँ पर गिफ्ट लेकर आई हूँ भाभी की तरफ से। भाभी ने मेरे लिए वेट नहीं किया था इसलिए मैं खुद अकेली ही आ गई। और अपने भाई को भी काफ़ी चिल्लाती है कि आखिर तुम अपनी बीवी को इस तरीके से बुली कैसे होने दे सकते हो। तो सबके सामने शैन भी इंट्रोड्यूस कर देता है कि ये मेरी वाइफ है। अब वहीं पर मिस्टर लिन आ जाते हैं जिनके लिए ये बर्थडे पार्टी रखी गई थी। जो वो सॉरी बोलते हैं शैन से कि मेरी बेटी ने आपके साथ बदतमीजी करी है और आप अपनी ग्रैंड माँ से कहिएगा कि उनका तोहफा मुझे बहुत अच्छा लगा। जिस पे
उसकी मॉम भी कुछ कुछ कहने लगती हैं कि तुम ऐसे कैसे कह सकते हो, तो मिस्टर लिन उनकी वाइफ को भी चुप करा देते हैं और बोलते हैं सभी से कि सॉरी, मैं आप सबको इंट्रोड्यूस कराना ही भूल गया, आज मेरी बर्थडे पार्टी है और मिस्टर शेन मेरे खास दोस्त हैं, आप सब प्लीज़ एंजॉय कीजिए और हमारी फैमिली के मैटर्स को इग्नोर कीजिए। अब वहाँ हम देखते हैं शेन को, जो कि अपनी सिस्टर से ऊपर बात कर रहा होता है और वो सॉन्ग को ही देख रहा होता है, लेकिन सॉन्ग के पास गुआन आ जाता है और बोलता है कि मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ, मुझे शेन की सिस्टर ने बताया कि तुम यहाँ पर हो, तो मैं जल्दी से यहाँ पर आ गया। जिस पे वो बोलती है ठीक है, लेकिन तुम भूलो मत कि मैं शेन की वाइफ हूँ और शेन के साथ ही यहाँ पर आई हूँ। तो बोलता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे भी मैं शेन को लेकर सिक्योर नहीं हूँ तुम्हारे लिए। अब शेन यहाँ चुपचाप देखता है और बोल रहा होता है सॉन्ग से कि तुम पक्का चालबाज औरत ही हो, तुम सभी को अपने हुस्न के जाल में फंसाना चाहती हो। अब ये देखकर वो नीचे आ जाता है और इस चीज़ को गुआन भी नोटिस करता है कि शेन उसे बहुत देर से घूर रहा है और शेन मनी में सोचता है कि किसी न किसी को सेड्यूस करती ही रहती है। अब सॉन्ग भी चुपचाप खड़ी रहती है तो शेन जल्दी से नीचे जाता है अपनी बहन को ग्लास देकर। उसकी बहन भी शॉक हो जाती है कि आखिर उसका भाई इतने गुस्से में कहाँ पे जा रहा है। फिर ये नीचे जाके बोलता है सॉन्ग से कि तुम मेरे पास आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लेकिन इतने में शिंगलैन एक अनाउंसमेंट करती है कि मैंने अपने फादर के लिए एक बर्थडे प्रेजेंट तैयार किया है, जिसे देखने के लिए आप सबको स्विमिंग पूल के पास आना पड़ेगा। उसके पापा भी काफ़ी खुश होते हैं कि उसकी बेटी ने उनके लिए कोई बर्थडे प्रेजेंट रेडी किया है। उसकी मॉम बोलती हैं कि क्या हुआ यदि हमारी एक बेटी कोमा में है, लेकिन हमारी दूसरी बेटी हमारा बहुत अच्छे से ध्यान रख रही है। अब ये सभी लोग आ जाते हैं पूल के पास और सभी सोचते हैं कि क्या होने वाला है, क्या फायरवर्क होगा। लेकिन हम देखते हैं कि लिन अपने कोमा से उठकर आ जाती है और सभी लोग देख के शॉक हो जाते हैं कि आखिर लिन 3 साल से कोमा में थी और सडनली ऐसे कैसे उठ गई। सभी खुश भी होते हैं लेकिन कई लोग परेशान भी होते हैं। यहाँ पे शेन का भी बुरा हाल होता है लिन को देखकर और वो हाथ छोड़ के भाग जाता है सॉन्ग का। मम्मी पापा भी काफ़ी खुश होते हैं लिन को इस तरीके से कोमा में बाहर देखकर। यहाँ पे सॉन्ग को घबरा जाती है क्योंकि उसे अब पता चल गया था कि शेन उसकी साइड नहीं देखेगा। सभी काफ़ी रोने लगते हैं और कहते हैं कि फाइनली लिन को होश आ गया है। शेन जाता है और बोलता है लिन से कि मैंने तुम्हारा बहुत इंतज़ार किया है, तुम्हें यकीन नहीं होगा लेकिन मैं 3 साल से सिर्फ तुम्हारे उठने का वेट कर रहा था। वो बोलती है हाँ मुझे पता है कि तुम 3 साल से मेरे उठने का वेट कर रहे थे, लेकिन मुझे पता चला है कि सॉन्ग से तुम्हारी शादी हो गई है। फिर वो देखती है कि शेन ने तो वही टाई पहनी हुई है जो उसने शेन को गिफ्ट करी थी 3 साल पहले। तो शेन बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है तुम जैसा सोच रही हो। अब सॉन्ग यहाँ पे अकेली खड़ी होती है तो एक वेटर आता है और धक्का मार देता है जिससे सॉन्ग पानी में गिर जाती है। तो यहाँ पे लिन नाटक करने लगती है जिससे शेन उसे छोड़कर ना जाए, तो वो खड़ी हो जाती है और शेन के ऊपर गिर जाती है। शेन जाने ही वाला होता है सॉन्ग को बचाने के लिए, लेकिन गुआन अपना कोट फेंकता है और जल्दी से स्विमिंग पूल के अंदर कूद जाता है और सॉन्ग को बचा लेता है। यहाँ पे शेन भी लिन को उठा के ले जाने लगता है, लेकिन वो सॉन्ग की तरफ इतना सा भी ध्यान नहीं देता। सभी लोग लिन के पीछे भागे भागे चले जाते हैं। जल्दी से वो अपनी कार में ले जाता है लिन को और अपने ड्राइवर से कहता है कि हॉस्पिटल ले चलो, लिन की तबीयत बहुत ख़राब है। वहीं हम एक और लड़के को देखते हैं जो कि बोलता है कि बहुत लंबे समय बाद देखा है तुमको भाई। अब हमें 3 दिन पहले का दिन दिखाया जाता है जिसमें लिन सो रही थी और ये लड़का आकर लिन की बहुत केयर करता है, उसे मॉइस्चराइज़र वगैरह लगाता है और उसके नेल्स वगैरह कट करता है और मन में बोलता है कि तुम्हें क्या पता, मैं तुम्हारा कब से उठने का वेट कर रहा हूँ कि तुम कोमा से बाहर आओगी और हम दोनों की मुलाकात होगी। किसी को तुम्हारी कोई नहीं पड़ी है, किसी को इतना भी नहीं पता कि तुम्हें लंबे नाखूनों से बहुत नफरत है और तुम हर घंटे बाद ही अपना मॉइस्चराइज़र लगाया करती थी। ये सारी चीज़ें सिर्फ मुझे पता हैं। इतने में लिन उठ जाती है तो वो बोलता है कि मैं जल्दी से डॉक्टर को बुलाकर लाता हूँ। तो लिन बोलती है कि नहीं, मुझे डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है और वो शेन का नाम लेती है। तो ये गुस्से में आ जाता है और भड़क जाता है और बोलता है कि तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारी ये हालत किसकी वजह से हुई है और 3 साल पहले तुम्हारा ये एक्सीडेंट भी शेन की वजह से हुआ था। और वो बोलता है कि मैं इन्हें तुम्हारे साथ इतने वफादारी से रहा हूँ, लेकिन मुझे उसके बदले क्या मिला है, तुम्हें तो वो शेन पसंद आ गया है ना। जिस पे वो बोलती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने तो सिर्फ तुम्हें कहा था कि तुम जाकर सॉन्ग के फादर को ये कॉन्ट्रैक्ट दो कि वो मुझे किडनैप करे, लेकिन तुमने शेन को टक्कर क्यों मारी, इसलिए मुझे शेन को बचाना पड़ा। जिस पे वो बोलता है कि मैं उससे बहुत नफरत करता हूँ क्योंकि तुम मुझसे प्यार करने लगी हो, मुझसे नहीं। मैं तुम्हारी इतनी केयर करता हूँ और इस दुनिया में सिर्फ तुम ही हो जिसने मुझे इंसानों की तरह चाहा है और बाकी सब तो मुझे जानवर ही समझते हैं। जिस पे वो बोलती है कि हाँ मैं समझ सकती हूँ, लेकिन तुम याद रखना कि तुम मेरा गुरूर हो। अब हम यहाँ कहानी प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ पर लिन को लेकर शेन आ जाता है हॉस्पिटल और लिन को एडमिट करवा दिया जाता है। इसी के साथ ये पार्ट खत्म होता है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगा
हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।